अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस में कौन जीता है, कौन हारा है और किस तरह सारा प्रोसेस मनूवर किया गया है, शायद इन तमाम डिटेल से आप लोग आगाह हैं। तो ये सब कुछ डिस्कस करने की बजाय एक चीज़ जो सर्टेनिटी के साथ कही जा सकती है कि अगर हम ओवरऑल इलेक्शन को देखें तो ये पाकिस्तान में एक फेल्ड इलेक्शंस है। किस तरह ये इलेक्शंस फेल्ड थे, डिस्कस करते हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि ये इलेक्शंस फेयर नहीं थे और इनकी फेयरनेस पे सवाल पैदा होता है। इस सिलसिले में अभी रिसेंटली पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं उनका जो क्वालिटी स्कोर है वो 49 है, जो कि पिछले दो इलेक्शंस 2018 और 2013 के स्कोर से कम है। और इन्होंने जो रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं वो रीजंस वो हैं कि जो पोलिंग प्रोसेस के सेकंड स्टेज पे आती है, यानी कि जब रिजल्ट को कंपाइल किया जाता है और फिर रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाता है। इन टोटल इन्होंने 6 रीजंस बताई हैं कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्शंस थे वो फेयर नहीं थे। पहली रीजन कि इलेक्शंस को लेट करवाया गया है। दूसरी रीजन कि इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी को बंद किया गया। तीसरे नंबर पे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं। चौथे नंबर पे जो इन्होंने रिजल्ट्स विद इन द गिवन टाइमलाइन अनाउंस करने थे वो उन्होंने नहीं किए थे। पांचवें नंबर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फॉर्म 45 से लेके फॉर्म 49 तक डिफरेंट फॉर्म्स को अपनी वेबसाइट पर विद इन सर्टेन टाइमलाइन अपलोड करना होता है, जो कि इन्होंने आफ्टर 14 डेज किए थे। और आखिर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो रिजर्व्ड सीट्स थी उनके बारे में फाइनल डिसीजन देना था, जो कि उन्होंने डिलिबरेटली डिले किया था। तो इन कुछ फैक्टर्स की वजह से इस रिपोर्ट के मुताबिक जो रीसेंट इलेक्शंस थे वो फेयर नहीं थे। इसी रिपोर्ट को एक और रिपोर्ट ने भी सपोर्ट किया, जो कि फाफन, जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है पाकिस्तान का और इलेक्शन प्रोसेस को एनालाइज करता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भी जो ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम आया है वो सेकंड स्टेज पर आया है, जब रिटर्निंग ऑफिसर्स ने रिजल्ट कंपाइल करने थे और अनाउंस करने थे। इन शॉर्ट इन रिपोर्ट्स का कंक्लूजन ये है कि जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं उनकी फेयरनेस पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। सेकंड रीज़न जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो अभी जनरल इलेक्शंस हुए हैं ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साबित नहीं हुए, वो ये है कि इन इलेक्शंस की सूरत में मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी सूरत हमें ये नज़र आती है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी मैंडेट नहीं मिला और मेजॉरिटी मैंडेट ना मिलने की वजह से एक वीक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई गई है। और जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है वो किस तरह वीक होती है कि जब मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशंस होती हैं और उसमें मुश्किल इकोनॉमिक फैसले करने पड़ते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक कॉमन ग्राउंड पर लाना और उन तमाम के इंटरेस्ट को मीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यही सिचुएशन अभी पाकिस्तान की है कि जिसकी वजह से ये जो गवर्नमेंट है ये अपेरेंटली बहुत ज़्यादा वीक है। तीसरे नंबर पे इन इलेक्शंस के रिजल्ट में एक बहुत बड़ा लेजिटिमेसी क्राइसिस मुल्क के अंदर पैदा हो गया। लेजिटिमेसी क्राइसिस उस टाइम पैदा होता है कि जब स्टेट और सिटीजन्स के दरमियान गैप बढ़ जाता है और इनके दरमियान मिसट्रस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शहरी जो है वो हुकूमत पर भरोसा नहीं करते क्योंकि शहरियों को लगता है कि जो हुकूमत बनाई गई है वो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं बनाई गई, जो कि सूरत हाल अभी रिसेंट सिचुएशन में भी है कि लोगों को लगता है कि उनका जो मैंडेट है उसे चोरी किया गया है। और ये लेजिटिमेसी क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जब अभी रिसेंटली हुकूमत को IMF प्रोग्राम लेना पड़ेगा और उस प्रोग्राम के तहत बहुत टफ पॉलिसीज़ अपनानी पड़ेंगी, जिसकी एक मिसाल ये है कि जब फूड सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, जब फ्यूल प्राइसेस को बढ़ा दिया जाता है, तो इस चीज़ का डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो आवाम पे पड़ता है। तो आवाम जो अभी से ही जिनका हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं है वो उस सूरत हाल में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक कॉमन सेंटिमेंट अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पाया गया और ये बात पहले से ज़्यादा उभर कर अब सामने आने लगी है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है सिविलियन मैटर्स में उसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए।
ये चीज़ इन द लॉन्ग रन मुल्क के लिए काफ़ी चैलेंजिंग साबित हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से पावर इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और जब पावर इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो हमारे जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, उनकी जो एबिलिटी है वो कंप्रोमाइज़ होती है। इसके अलावा इस इलेक्शन ने जो हमारी सोसाइटी को एज ए होल एक चीज़ दी है वो है इंक्रीज्ड पोलराइजेशन। इसका मतलब ये है कि लोग एक दूसरे से पहले से ज़्यादा मुतनफ़िर हो गए हैं, और ना सिर्फ वो एक दूसरे से मुतनफ़िर हो रहे हैं बल्कि वो मुल्क की सियासत से भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं, और उनका जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो एक पर्टिकुलर पार्टी है वो मुल्क के खिलाफ एक्ट कर रही है और उसका अपना एक एजेंडा है। और ये चीज़ जो मिडिल क्लास है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और मिडिल क्लास के अंदर आप एक सिनिसिज्म और एक गुस्सा और इंडिफरेंस जो है वो फील कर सकते। इसके बाद रीसेंट इलेक्शंस ने जो एक बहुत बुरी रिवायत कायम की है वो है वायोलेशन ऑफ लॉ। इस इलेक्शन प्रोसेस के दौरान दो इम्पॉर्टेंट जगहों में वायोलेशन ऑफ लॉ को देखा गया है। फर्स्ट, जब इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने वुमेन को 5% ऑफ जनरल सीट्स का जो कोटा होता है वो नहीं दिया। सेक्शन 206 ऑफ इलेक्शंस एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ कोड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को ओब्लाइज करते हैं कि आपने अपनी वुमेन कैंडिडेट्स को जनरल सीट में 5% कोटा देना है, जो कि इन रीसेंट इलेक्शंस में सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा किसी और पार्टी ने नहीं दिया, जो कि पब्लिकली एक ओपन वायोलेशन ऑफ लॉ थी। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के जो इलेक्शन लॉज हैं ये बड़ा क्लियरली कहते हैं कि आपने इलेक्शन रिजल्ट्स सुबह 2 बजे तक या मैक्सिमम सुबह अगले दिन 10 बजे तक लाजमी अनाउंस करने हैं, और अगर आप रिजल्ट्स अनाउंस नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी ड्यूटी है कि वो उसकी रीजंस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ कि यहाँ पर 40 घंटों के बाद इलेक्शन रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया, और जो पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं वो पाकिस्तान के जो फॉरेन फ्रेंड्स हैं या जो राइवल्स हैं उनके लिए भी किसी तरह डिसअपॉइंटिंग साबित हुए हैं। पाकिस्तान का जो ज़्यादातर कर्ज है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का दिया हुआ कर्ज है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट इस बारे में कंसर्न थी कि जिस तरह की सिचुएशन मुल्क के अंदर पैदा हो रही थी, तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है या इलेक्शंस सही तरीके से नहीं करवाए जाते और मैंडेट ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, तो ऑब्वियसली जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है जिसे हम सीपैक कहते हैं, उसका प्रोसेस और उसकी इवेंचुअल ग्रोथ पे ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं। और साथ साथ इन रीसेंट इलेक्शंस पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी रिजर्वेशंस भी शो की थी, कि जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है और यूरोपियन यूनियन है, कि जिन्होंने कहा था कि जो रिगिंग की एलिगेशंस हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो इन इलेक्शंस ने पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं उनके डायनामिक्स पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला है। और इन तमाम रीजंस के बाद जो चीज़ बहुत वाज़ेह नज़र आती है वो ये है कि ये इलेक्शन का जो प्रोसेस था इट वाज वेस्टेज ऑफ मनी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक नया बनाया था, जिस पर उनके मुताबिक उन्होंने 280 मिलियन रुपए खर्च किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल ही नहीं किया गया, क्योंकि जो सबसे बड़ा एतराज़ था वो ये सामने आ रहा था कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने इस सिस्टम के अंदर विद इन द गिवन टाइम लाइन रिजल्ट्स फीड करने थे, लेकिन उन्होंने वो रिजल्ट्स फीड नहीं किए थे, जिसकी वजह से इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पे बहुत सारे सवालात उठे थे। अगरचे कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं कि जिस तरह आवाम ने ज़्यादातर जो 2 डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको रिजेक्ट किया है। इसके बाद आवाम ने जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है पॉलिटिक्स के अंदर उसको क्वेश्चन किया है, और फाफन रिपोर्ट के मुताबिक जो 60 मिलियन वोटर्स थे उनमें से जो 40 से 45% जो लोग थे वो 18 से 35 एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे, जिसका मतलब ये है कि जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्शंस में वोट डालने के लिए बाहर निकली है।
लेकिन ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं ये ओवरशैडो हो जाते हैं कि जब आप बिगर एस्पेक्ट्स को देखते हैं और इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीटली और ब्रॉडली एनालाइज करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इन तमाम चीज़ों को देखकर जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि जो रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए कंप्लीट फेलियर थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपने ओपिनियन का इजहार ज़रूर कीजिएगा।